हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हसल अनफिल्टर्ड में और मैं हूं आपकी होस्ट नियति। जिस तरह आपको पता है कि हसल अनफिल्टर्ड का मोटो है उन लोगों से मिलवाना जिन्होंने लाइफ में कुछ एक्सप्लोर किया है पर लोगों से कम एक्सप्लोर है। तो आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो कुलदीप सिंह भाटिया जी, जो रजिस्ट्रार हैं इस समय पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के। सर, वेलकम है आपका हमारे शो में। आपका भी बड़ा बड़ा शुक्रिया। भाटिया जी, क्या बताना चाहेंगे आपकी जो शुरुआत है ज़िंदगी की, कब शुरू हुई जब आपको लगा कि अब तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा? एक्चुअली बेसिकली क्या है, एक तो जो मेरा मेन मोटो है इस समय आपसे रूबरू होने का, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक मैसेज दे सकूं, क्योंकि ये जिसने मेरे गेम चेंजर की है लाइफ की, तो मैं चाहता हूँ सबकी होनी चाहिए वैसे गेम चेंजर। तो वो मेरा बेसिकली जो मेन मैसेज है सबके लिए वो है ये है कि जो स्किलिंग इज़ द ओनली टूल विच कैन पुल यू फ्रॉम द पॉवर्टी। जो अगर आप एक सर्कल में हो, नीचे के सर्कल में हो, अगर आप स्किलिंग कर मतलब लाइक आप स्किल्ड एजुकेशन में जाते हो या टेक्निकल एजुकेशन में जाते हो, सो दैट विल पुट यू इन अनदर सर्कल। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, देन योर सर्कल विल बी द नेक्स्ट लेवल। मतलब यू कैन अचीव एनीथिंग बाय एक्वायरिंग द टेक्निकल एजुकेशन एंड विच इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड्स ऑफ गेटिंग। बिल्कुल, पर मैंने आपसे ये जानना है, पहले मेरे दर्शकों को ये बताएं कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई। जब बचपन आया, आपकी पढ़ाई हुई, पढ़ाई के बाद आप एक जॉब लगी, जॉब के बाद आज आप रजिस्ट्रार बने हो, वो जर्नी हमारे दर्शकों को बताएं। वो जर्नी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही, क्योंकि जैसे कि हम जम्मू के अपने छोटे से एक मोहल्ले में थे, मस्तगढ़ मोहल्ला हमारा पड़ता है, लोअर मस्तगढ़ ज़्यादा अच्छी तरह से ओल्ड सिटी का। तो पहले तो बिल्कुल ही जैसे हमारे जैसे अगर हम बोलें कि हमारी रसोई भी मिट्टी की होती थी, लकड़ियाँ जलाते थे, उस मतलब वैसे ही चलता था सिस्टम। गायें भैंसें भी रखी हुई थी घर पे, और दूध वगैरह बेचना, और फिर इसी के दौरान पढ़ाई, जैसे कि सभी माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए एडमिशन कराते, तो हमारे ही वहाँ पे एक जो मोहल्ले में ही नियर बाय छोटा सा स्कूल था, हमें अपनी तो उसके उधर से आपकी स्टडीज़ जो हमारी स्टार्ट हुई। तो अप टू 10th तक तो मैं वहीं स्कूल में पढ़ा, दलपति मोहल्ले में ही स्कूल था हमारे यहाँ पे। स्कूलिंग टाइम रहा वहाँ पे, अच्छा गाइड किया टीचर्स ने भी हमारे, स्पेशली एक हमारे दिवाकर सर थे वहाँ पे, मैथमेटिक्स हमें पढ़ाते थे, जान निकालते थे। उनकी मिसेज थी, वो हमें हिंदी के दोहे तो आज भी हमें याद है, मके कंठ करवा दी उन्होंने। तो उसी दौरान हमने मके ये देखा कि और वहाँ से जो पीयर ग्रुप भी था मेरे साथ, बड़े अच्छे बच्चे थे, तो हमें एक जागता हुई कि हम टेक्निकल एजुकेशन या स्किलिंग की तरफ जाएं या इंजीनियर बने। तो था तो सही बने, लेकिन बने कैसे वो नहीं पता था हम लोगों को, ये कैसे मतलब लाइक बनेंगे कैसे, है ना। क्योंकि जो पाथ था या गोल था वो तो हमने लाइक तब देखा कि जब हमने अपने साथ वाले जो साथी जो दूसरे अच्छे उस समय के जो ऐसे स्कूल माने जाते थे, मॉडल अकेडमी स्कूल होता था, DBN होता था, मतलब बड़े बड़े स्कूलों में इनका नाम होता था, कॉन्वेंट स्कूल्स हो गए। तो जब हम देखते थे हमारे कुछ साथी ऐसे अच्छे वो बातें किया करते थे कि ये करना है, पढ़ाई करने के, हम भी किसी से कम नहीं, तो पढ़ाई थी जिसने हमें ऊपर उठाया इस सिलसिले में। उसके बाद रणबीर हाई सेकेंडरी स्कूल में 10th के बाद फिर हम रणबीर हाई सेकेंडरी स्कूल में, जी बिल्कुल, जम्मू का जाना माना स्कूल है, लड़के 10th के बाद सीधे रणबीर में जाते हैं। हमारे टाइम में तो बहुत ज़्यादा होता था वहाँ पे रणबीर में कि एडमिशन, पहले तो एडमिशन भी नहीं प्राप्त होती थी, क्योंकि 10th में फिर अच्छे अंक आने की वजह से गोल्डन सेक्शन मिली हमें वहाँ पे। C सेक्शन होती थी, अभी भी याद है मुझे, अगर आप एंटर कीजिए तो लेफ्ट साइड में होता था वहाँ पे रणबीर सेकेंडरी स्कूल में। तो C सेक्शन थी हमारी, तो नॉन मेडिकल की। तो फिर वो वहाँ से हमने पढ़ाई की स्टार्ट की। कुछ और टीचर्स मिले हमें जिन्होंने हमें और अच्छे से पढ़ाया। DV गुप्ता सर थे, वैद सर थे हमारे, सुधीर वैद सर, फिजिक्स के बड़े जाने माने नाम थे उस समय के। तो उनसे हमने जब किया तो देन फिर उस समय हमारे जम्मू कश्मीर में कॉलेजेस बड़े कम होते थे इंजीनियरिंग के, एक GCT था नहीं कोई भी कॉलेज उस समय। फिर बाकी हमें पंजाब एंट्रेंस देना पड़ता था, महाराष्ट्र का CET होता था, कर्नाटका का होता था। तो मैं यहाँ पे अपने पेरेंट्स का भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि चलो पेरेंट्स तो करते ही हैं, बट उन्होंने किसी जगह पे कोई कमी हमें छोड़ी नहीं। चाहे अपने लिए उन्होंने कमी छोड़ी होगी, लेकिन हमें मतलब लाइक कोई भी फॉर्म भरना होता तो पापा एकदम बता देते थे, मतलब साथ चलते थे। इवन जब हम एंट्रेंस देने भी हमारे साथ की स्टेट्स में जाते थे, तब भी फादर साहब हमारे वो साथ में होते थे हमारे, मतलब लाइक उनकी। आज आप रजिस्ट्रार हैं, पर इससे पहले आप मैकेनिकल में जो HOD भी रहे हैं, तो वो मैकेनिकल HOD और रजिस्ट्रार के बीच तक का सफ़र किस तरह से रहा? नहीं, ये सफ़र तो मगर पहले तो आप हमारा जो पड़ाव हुआ वो शुरू कहाँ से हुआ, पहले तो मैं वो बताना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट की, जैसे 99 में मैंने कंप्लीट की। तो इमीडिएटली जब 99 में मैंने इंजीनियरिंग जो की गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर से स्टार्टअप की। बेसिकली क्या हो गया था कि यहाँ किसी जैसे कॉलेजेस में हमें एडमिशन्स नहीं मिल रही थी, तो फिर मैंने साइंस कॉलेज में ले ली थी एडमिशन। तब नया फर्स्ट टाइम बैच आया था BSc इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस कॉलेज में, तो पहला ही बैच था वो उधर का, तो आई गॉट एडमिशन वहाँ पे ले ली। तो जब अभी थोड़े दिन ही उधर था, फिर मुझे वहाँ से पता चला
कि कोई माइनॉरिटी कॉलेज है एक इंडिया में, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज बिदर। तो देन आई टॉक टू माई फादर, तो पापा ने बोला कि नहीं कोई बात नहीं हम चलेंगे। हम पहली बार तो हम ट्रेन में बैठे, उधर जाने के लिए भी नहीं पता कि कैसे जाना है। 3 दिन का सफ़र करके हम पहुँचे वहाँ। वहाँ भी ऑल इंडिया लेवल पे एक एंट्रेंस लेते थे, वो छोटा सा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन था। तो फिर मेरे को वहाँ पे सीट मिल गई। सो अगले 4 साल तो मैंने वहीं पे बिताया, दैट इज़ नियर टू हैदराबाद बितार कर। तो वहाँ पे बिताने जब 99 में वापस आया बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर, मैक्सिमम जो हमारे साथी थे वो मर्चेंट नेवीज़ की तरफ ज़्यादा रुझान था और वो गए। बट मेरा शुरू से था कि मैं जम्मू से बाहर ना जाऊँ, क्योंकि मुझे ये था अपने लोगों के बीच में रहूँगा तो अपने लोगों का एक आशीर्वाद होता है, ब्लेसिंग्स होती है। और मेरी खुद की ये था कि मैं अपने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करूँ यहीं बैठ के। सो स्टार्टिंग ये था। और टीचिंग का भी मेरे को शुरू से ही था कि मैं टीचिंग में जाऊँ, क्योंकि जब 5th में मैंने पहले बताया आपको, हमारे दिवाकर सर उनके मैडम ने हमें एक ऐसे करवा दिया था, माई एम इन लाइफ। तो उधर मैंने लिखा माई एम इन लाइफ टू बिकम अ टीचर, क्योंकि टीचर इज़ ए फ्रेंड, गुरु एंड गाइड। सो वो मेरे मन में कहीं बस गई वो बात। सो आई स्टार्टेड एज ए टीचर राइट फ्रॉम कंप्लीटिंग द इंजीनियरिंग। मेरे को ये नहीं था कि ये कंप्लीट करके जेई बनना है या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनना है, मेरे को कम मिले हम टीचर। तो आई स्टार्टेड विद कावा इंस्टीट्यूट। वहाँ पे लेक्चर गेस्ट बेस होता था, 100 रुपीज़ थे शायद। तो मंथली मैंने स्टार्टिंग में मेरे को लगता है 700 से ही स्टार्ट किया। तो स्टार्ट जो करना था 700 से स्टार्ट किया। तो बट उस समय 700 रुपये भी बहुत होता था ना। नहीं ठीक था, ये था कि अब ये घर से नहीं मांगना पड़ता था किसी तरीके से। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी खत्म हो गई। तो मैं बच्चों को ये भी साथ साथ में बताना चाहता हूँ कि जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के दौरान ही कोई ना कोई अपना साइड बाय साइड अच्छे से कोई काम, कोई पार्ट टाइम जॉब ये करनी चाहिए, जो कि हम मैं देखूँ आजकल के बच्चों में इसका ना हंगर है ना फायर है। इससे ये होता है कि बच्चों को जो है वो ये चीज़ समझ आती है कि कितना पैसा कहाँ खर्च करना है। बिल्कुल बिल्कुल समझ आती है ना। वो कहते हैं ना, बाप के पैसे पे तो ऐश की जाती है, अपने पैसों से तो अपने खर्चे भी पूरे नहीं होते। चलो कहीं हद तक ये बातें ठीक है, ये बातें तो ठीक है। बट फिर इसको थोड़ा सा और मैं आगे लेके जाता हूँ। 99 में यहाँ पे एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट अदारे में आया, दैट इज़ MBS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। उसने मेरे को एक ब्रेक दिया, जो अच्छा ब्रेक जिसको टीचिंग में बोलते हैं। पहले तो मैं होम ट्यूशन और इस तरह से करके अपना सिस्टम चल रहा था हमारा। तो 99 उनका हमने इंटरव्यू हुआ। जब हमने इंटरव्यू उसका देखा तो आई वाज सिलेक्टेड वहाँ पे। तो आई वाज द फर्स्ट जो वहाँ की फैकल्टी है जो एम्प्लॉय हुई वहाँ पे। और मेरे को लगता है पहली सैलरी जब हमें मिली वहाँ पे MBS कॉलेज में, तो मेरे को समझ नहीं आया कि खर्चे कैसे है उसको। तो ऐसे क्योंकि अपने खर्चे ही बड़े लिमिटेड थे और बड़ा तरीके के साथ था, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा अपने आप में फील आया कि एक तो लेक्चरर की जो जॉब है वो भी बड़ी रिस्पेक्टफुल होती है, तो दूसरा ये हो गया। तो वहीं के दौरान फिर चलते चलते यहाँ से गवर्नमेंट जॉब्स निकली थी। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम ए लोअर पोस्ट, और बट इट्स आल्सो ए गुड एक्सपीरियंस demonstrator. So I was selected as a demonstrator in this technical education sector. So I started, I joined there in 2001 in Government Polytechnic College Jammu as demonstrator in mechanical department. So then the journey started. और उस समय नए प्रोजेक्ट आया कि EDO2, और जर्नी के दौरान मेरे मन में था कहीं ना कहीं कि मैं हायर एजुकेशन भी करूँ थोड़ी, ठीक है। तो उसमें मेरे को गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, वर्ल्ड बैंक EduTech2 एक स्कीम थी जिसमें KYP होता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो नया यहाँ पर माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी खुली 2005 में, एंड आई वाज द फर्स्ट मेंबर वहाँ पे जो एडमिशन ली इन एनर्जी मैनेजमेंट क्लास। 2005 से लेकर 2008 तक SMBDU में माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एज ए दिस M.Tech स्टूडेंट मैंने वहाँ पे स्टडीज़ की। और ड्यूरिंग दैट जर्नी वो भी बड़ी मज़ेदार रही। उसमें वहाँ VC सर थे, प्रोफेसर NK बंसल सर थे, उनके साथ इंट्रैक्शन रही। नया इंस्टीट्यूशन बन रहा था और हम भी नए नए जोश में चल रहे थे वहाँ पे। और ऑलरेडी जब MBS नया था तब भी मैंने उधर ज्वाइन किया, तो वहाँ पे लैब सेटअप्स जो की हुई थी वो एक्सपीरियंस मैंने सारा उनके साथ शेयर किया वहाँ पे। सो वहाँ पे 2008 में जब हमारी कंप्लीट हुई तो आई गॉट माई डिग्री फ्रॉम द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। वो भी एक मेरी प्राइड मूवमेंट थी, और ये भी था एक लाइफ टाइम मूवमेंट थी कि उनके हाथों से लेना। तो एंड देन 2012 में मैं एज लेक्चरर वो प्रमोट हुआ, एंड देन एक्सपेंशन हो गई 12 में कॉलेजेस। जब जहाँ पे 4 पॉलिटेक्निक कॉलेज थे, अब हर डिस्ट्रिक्ट में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज होने लगा। सो उससे एक्सपेंशन होने से क्या हुआ, स्टाफ को भी आगे पोस्ट भी क्रिएट हुई, एंड आई गॉट एलिवेटेड टू HOD मैकेनिकल। बिटवीन द जर्नी में श्रीनगर में भी मेरी पोस्टिंग रही, बड़गाम में रही पोस्टिंग, तो वहाँ का एक्सपोजर भी हुआ। फिर यहाँ पे भी था हमारे जहाँ जहाँ पोस्टें थी। तो इन बिटवीन यहाँ पे एक बहुत बड़ा हमने कोविड के दौरान एक प्रोजेक्ट लाया जिसको CIIIT जम्मू बोलते हैं। ऑलमोस्ट 300+ करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो ही यहाँ पे, जिसमें हाफ ऑफ द अमाउंट यहाँ गवर्नमेंट ने जम्मू में लिया और हाफ ऑफ द अमाउंट वहाँ पे बारामूला में लिया। और जिस प्रोजेक्ट को पूरा
फुल फ्लेज मतलब हमने यहाँ से लीड किया उसको ड्यूरिंग द कोरोना काल। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, कोरोना काल में हम घर नहीं कोविड बैठे। में आपने काफ़ी काम किया। हाँ, उसमें काम किया, तो मेरे को लगता है कि उसी से थोड़ा नज़रों में आया गवर्नमेंट का, एंड गॉट दिस पोस्टिंग विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड। जी बिल्कुल। देखिए इन्होंने काफ़ी काम किया, आपने अगर इनकी जर्नी सुनी तो बड़े छोटे लेवल से इन्होंने शुरुआत की अपनी जॉब की, और आज अगर ये रजिस्ट्रार बने हैं तो उसके पीछे जो है वो इनकी स्ट्रगल जो है वो सामने नजर आ रही है। सर ऐसे कोई स्टोरी जो मतलब आपको सुनाते हुए भी गर्व आए, और जब आपने किया है तो उससे भी गर्व आता है, क्योंकि हर टीचर की ना एक जो स्टूडेंट के प्रति एक सपोर्ट होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो आपकी कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी आपकी लाइफ में कि आपको लगता है कि नहीं यार ये तो नहीं होता तो मेरी लाइफ में तो आज कुछ नहीं। नीति जी, अगर आपको मैं स्टोरी सुनाने लगूंगा ना तो आज पूरा दिन आप जैसे उठ नहीं सकोगे। जी बिल्कुल। तो शायद आपने जब आप आए थे यहाँ पे हमारे यहाँ ऑफिस में, तो आपने मेरे रूम में देखा था क्या रश था, जी बिल्कुल। और कहाँ से बच्चे कौन कौन मिलने आए थे। मे बी एक झलक तो आपको देखी होगी, अभी कैमरे पे नहीं आई है, ऑन कैमरा नहीं आई है, बट मैं चाहूँगा कि आप उनके भी शॉट अगर ऐड करें, उनसे पूछें कि बिहाइंड द सीन में उनका क्या कायाकल्प हुआ लाइफ में। तो उसमें क्या है, सबसे पहले तो मुझे ये है कि ओवर द ईयर्स अब जो इतना एक्सपीरियंस मैंने गेन किया विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, मैं हम इस पोजीशन में पूछे, तो अब मैं चाहता हूँ व्हाट आई हैव गेन्ड फ्रॉम द सोसाइटी ना, आई वांट टू रिटर्न इट बैक फॉर लाइक माय सर्विसेज को मैं वापस करना चाहता हूँ, उन बच्चों को स्टैंड अप करना चाहता हूँ जो कभी हमारे जैसे ही घरों में बैठे हुए थे। ठीक है, उनमें से एक तो बड़ी प्यारी स्टोरी मेरे को जो बहुत ज़्यादा याद आती है, और मैं क्या कहता हूँ कि वो है हमारे 2008 या 9 की बात है। मेरे घर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुआ, तो हमारे लोकल अगर मजदूर वगैरह कुछ लाने हो तो हम यहाँ सिटी चौक में जाते हैं। ठीक है, माइट भी जो भी सिटी के उनको पता होगा कि लेबर वहीं से मिलती है। तो काम काफ़ी दिनों का था घर पे, तो लेबर लाता रहता था, चलती रहती जाती रहती। तो उन लेबर्स के बीच में ना एक लड़का आ गया मेरे पास, वो पुंछ साइड से था, तो बड़ा ही मतलब अलग है, जैसे 6 बजे अगर क्लोजिंग होती है वो तभी अपना काम पूरा कंप्लीट करने के बाद हाथ धोए। तो मेरा मन कर गया, क्योंकि अभी मैं पूछूँ सही तूने पढ़ाई कितनी की है, तो उसने बताया कि भैया मैंने तो 10th कंप्लीट की है लास्ट ईयर। तो फिर मैंने कहा आगे क्यों नहीं स्टडीज़ की, तो वो कह रहा है कि मेरी खाली एक बहन और तो वो है माँ है, फादर साहब नहीं है, तो अभी मैं इधर कमाता हूँ तो वो उधर पढ़ती है। तो मैंने कहा तू एक काम कर, तू इधर पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले, मैं तेरी करवाता हूँ, तू साथ साथ में पढ़ाई भी कर, साथ साथ में काम कर। तो वो कहता वो कैसे होगा, तो मैं कहा चलो मैं तेरी हेल्प आउट करूँगा। तो लकीली क्या उन दिनों में फॉर्म भी निकले हुए थे, बच्चे की परसेंटेज भी ठीक थी, तो ही गॉट एडमिशन इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच। ठीक है, और पता नहीं मेरे को नहीं लगता कि आप कैमरे पे उसका नाम लेना अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, मैं सोचता हूँ नहीं लूँ। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ, देन उसने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया। जब उसने डिप्लोमा किया देन एक उड़ान करके स्कीम आई थी हमारे यहाँ JNK में, उड़ान के अंदर उसने 2 से 3 साल उसने बद्दी प्लांट में काम किया। एट एमर्जेंसी से वहाँ सैलरी ज़्यादा नहीं थी, 10-12 हज़ार रुपये थी, बट वो मेरी गाइडेंस में रहता था, तो तंग भी आता था, वहाँ से फ़ोन भी करता था भैया। मैं कहा नहीं तो एक्सपीरियंस गेन कर, ये तेरे को फ़ायदा देगा। तो 3 साल उसने शायद डिप्लोमा में लगाए होंगे, 2-3 साल उसने एक्सपीरियंस में, डिग्री नहीं कर पाया क्योंकि नेचुरली पैसा नहीं था डिग्री के लिए, और उसमें गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम भी नहीं थी तो उसको हेल्प आउट होता। उसने 3 साल वो लगाए, तो तकरीबन 12 में वो हो गया, 3 साल हो गए 15-16। अचानक ना कोई कर्फ्यू लगे थे जम्मू में, कोई 370 हटी थी 2019 में, वो 19 में था ना, उससे पहले भी कुछ हुआ था। तो उन दिनों में ना वो ना जम्मू में फंसा। ओके। तो वो पुंछ साइड से था लड़का, तो जम्मू में फंसा, तो वो मेरे घर आ गया। जब मेरे घर आया तो मैंने पूछा अभी क्या सीन चल रहा है, कहता सर वो मैंने उसको कंपनी को छोड़ दिया। तो आई साल में कहता 2-3 महीने हो गए, मेरा एक्सपीरियंस तो देखो बड़ा अच्छा हुआ। तो वो कहता हाँ। फिर हमने ना नेट पे ना ऐसे जैसे बनी होती है साइट जॉब की मॉन्स्टर ये वो, वहाँ पे मैंने देखा एक जगह ना जम्मू की पोजीशन, तब ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात ही नहीं थी जहाँ जम्मू में, पता नहीं था किसी को इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे या नहीं होंगे। तो मैंने देखा एक टेलस पावर करके कंपनी है कलकत्ता या हैदराबाद में, उसका हेड ऑफिस है, तो वो सर्च करते थे। तो मैंने कहा चलो इसको ज्वाइन करवाते हैं, इसको हाँ करते थे, मेल करते थे। उसको मेल करके किस्मत अच्छी थी उसकी, उसका शाम को ही वहाँ से कॉल आ गई कि हमें जम्मू में एक सर्वे करवाना है इसके ऊपर, तो एक लड़का चाहिए यहाँ पे। तो मैंने रिकमेंड करते कहते हम एक ऑनलाइन इसका टेस्ट लेंगे। मैं कहा ठीक है। तो मैंने तारीख को स्टार्ट किया अगले दिन सुबह, तो ऑनलाइन उसका टेस्ट हुआ, ही गॉट सिलेक्टेड। तब वो खाली उनकी सर्वे टीम का था, सर्वे के दौरान उसको 10-12 हज़ार रुपये मिल रहा था कि सर्वे करवाना था, कहाँ क्या कैपेबिलिटी है। करते करते 1-2 साल हो गए, तो फिर अचानक ही यहाँ पे बसेस आ गई, एंड ही गॉट द होल इंचार्ज ऑफ नॉर्थ। नाउ इट इज ग्रेट। वो पूरा इंचार्ज है आज। वो सोचो कि एक बच्चा जो मजदूरी कर रहा था, हाँ, और वो आज टेलस वो पावर कंपनी में, मैंने वही सोचा ना, मैं मजदूरी करके 1000 रुपये दिहाड़ी भी हो जाएगी तो 30,000 से ऊपर तो पूरी जिंदगी में नहीं कभी कमा सकता, वो भी शरीर तोड़ के। और पढ़ाई की उसने, पढ़ाई करके अपना लाइफ चेंजर किया, तो वो चेंज अप हो गया। That's a very great and success story. तो वो ये तो बड़ी मेरे को, ये तो एक है ना, इसके बाद और थे हमारे रामनगर का लड़का था
वो उसको भी हमने रखा, वो अभी NHAI में लगा हुआ, साइट इंजीनियर उधमपुर में। ओके। तो वो भी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल डाउनग्रेडेड फैमिली, जिसके पास 2000 रुपया फीस भी नहीं थी कि कॉलेज की फ़ीस दे। तो लाइक माइंडेड लोग मेरे जैसे और भी थे, खाली मैं कहूँगा मैं अपना कर लूँ, मैं नहीं लेता, क्योंकि मेरे साथ और लेक्चर आ रहा हमारे, हमने जिसको भी अप्रोच किया तो वो कोई इसकी फ़ीस स्पॉन्सर कर देता था, कोई उसको कर देता था, उसकी भी लाइफ चेंजर हो गया। अब NHAI में जाओ तो शाम से हम जाके मिलते हैं अपने बच्चे को वहाँ पे। और एक और हमारे साथ है साथी, वो इधर HPCL में लगे हुए हैं, तो उसको शायद आप आज मिले भी हो। तो उसने आपको बताया कि वो कैसे कहाँ से, और वो उसको अपना एक प्रॉब्लम भी थी, डफ था लड़का, तो पढ़ाई में बड़ा मुश्किल था उसको, तो उसको साथ बैठा के पढ़ाई करा के, और हियरिंग एड के लिए पैसे नहीं होते थे उसके पास, वो भी उसको यहाँ से दिलवाई, और आज वो भी कितनी अच्छी पोजीशन पे HPCL पे काम कर रहा है। देखो, बोलते हैं एक आगे सक्सेस पाने के लिए ना एक सही गुरु की ज़रूरत होती है। कुछ भी ज्ञान जब भी पाना है तो गुरु के बिना नहीं होता। मैंने अपने बड़े सारे इंटरव्यूज़ में ये कहा है। उसी तरह आज अगर हमने भाटिया साहब से मिलना हुआ तो इनसे भी ये चीज़ पता चला कि हर बच्चे को सपोर्ट करके इन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचाया, मतलब ज़ीरो से हीरो बनाया है। तो वाकई में जो टीचर होता है उसके बिना बच्चा जो है ना वो सक्सेस नहीं पा सकता। तो ये सक्सेस स्टोरीज आपने सुन ही ली। बट इन बिटवीन भाटिया जी, आपसे बात की जाए अगर, तो क्या क्या हर्डल्स आपकी लाइफ में आए? क्योंकि हर व्यक्ति की एक लाइफ जब चलती है ना तो वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होती है। स्ट्रेट हो तो व्यक्ति ख़त्म हो जाता है, तो मतलब अप्स एंड डाउन हमेशा रहते हैं। तो आपकी लाइफ में बड़े अप्स एंड डाउन रहे होंगे। नहीं, मैं हमेशा इस चीज़ को मानता हूँ कि जो आपदा होती है ना उसी में अवसर मिलता है आपको, ठीक है। सब हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ इन चीज़ों में। जहाँ अगर कोई प्रॉब्लम भी आई है तो उसको एक पॉजिटिव वे में लेके चलाऊँ। हर्डल्स मेरे को ये जो पढ़ाई के दौरान तो यही होता है ना कि पता चले हमें, जैसे कभी कभी अपने टाइम में भी कभी फीसों की कोई इशू हो गया कहीं में, मेरे को जो अवसर मिले ना वो मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। और यहाँ मैं बातों में मैंने 2 किस्से और थे वो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बिल्कुल जी, बता भी दूंगा ना, तो चाहे, क्योंकि 2 लड़कियाँ थी इधर एक एरिया की ना। एक आपने कभी वो पिचालू खाए होंगे अगर DC ऑफिस वाली साइड पे ना, बड़े मशहूर है वहाँ एक चाचू। बिल्कुल बिल्कुल, वो पेड़ के नीचे लगा। हाँ, पेड़ के नीचे लाता है। मैं उससे ना एक दिन कचालू खा रहा था, तो कचालू खाते खाते ही ना, जैसे मेरी अब आदत भी है, मैं देखता हूँ जो डाउन स्ट्रीम लोग हैं उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए। मेरे माइंड में बैकग्राउंड माइंड चलता रहता है। अब किसी को हम 10,000 रुपया 20,000 रुपया से चंदा दे रहे हैं या डोनेशन कर दें, उससे वो उसका पैसा खत्म हो जाएगा। मैं हमेशा चाहता हूँ हर एक घर का उस बंदे का कोई एक ऐसे सदस्य को पकड़ के ना उसको ऐसा एजुकेट करके वर्क में डालता हूँ, वो पूरी लाइफ लॉन्ग उसका चेंजर हो जाएगा। तो उस नेचर की वजह से मैं उनको पूछता रहता हूँ आपके कितने बच्चे हैं, कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। तो उसने बताया कि अपने बच्चे तो चलो हो गए बड़े छड़े कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये कचालू वाले की स्टोरी है, आप वेरीफाई करना, वो जो वो उनसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो वो मैंने उनको बोला, कहता यार उसकी आगे एक लड़की है, तो वो है थोड़ी पढ़ाई में ठीक है, अच्छी है। तो मैं कहते मतलब कराओ ना इंजीनियरिंग है कुत्थे करनी चाहिए, फीसा ही बड़ियां ते कियां करने इस तरह करके बोला उसने। मैं कोई ना तुझे सानू सेवा का मौका दो, वो भी मेरे को नहीं याद हो सकता कौन सुधार दिया है, ऐसे ही बोल रहा था, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं। क्या हुआ कि जिस दिन लास्ट डेट थी ना एडमिशन की, वो मेरा घर नहीं जानता था, खाली नाम पता था उसको, ये भाटिया सारा। तो और वहाँ रहते हैं, पीर मीठा में रहते हैं या मस्तगढ़ साइड रहते हैं। आप यकीन करोगे, रात को 11:30 बजे वो आया, लास्ट डेट थी उस दिन एडमिशन फॉर्म की। उसने फॉर्म फिल किया, मॉर्निंग में जो लिस्ट निकली उसकी लड़की का वहाँ उसमें नंबर था इन कंप्यूटर साइंसेस। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो शी गॉट ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, जो कि मिलना बहुत मुश्किल है, जो बड़ी टॉप मेरिट में रहती है। उसको मिली वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू में। ओके। जब उसको वहाँ से ब्रांच मिली वुमेन्स पॉलिटेक्निक, मिली कैसे, उसके साथ एक और उसकी फ्रेंड थी, ठीक है, वो उसी के साथ पढ़ती थी और वो लोगों के घरों में बर्तन मांजती है। ओह माय गॉड, ठीक है। ये नहीं है कि कोई काम छोटा या बड़ा होता है, ठीक है। मैं इस चीज़ को नहीं कहना चाह रहा, मैं कहता हूँ काम करना चाहिए, डिग्निटी ऑफ वर्क, मेहनत करनी जरूरी है। आज के समय में तो बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं। जैसे अब मेहनत करनी है, मेहनत का आगे फल भी तो होना चाहिए ना। अब इन लोगों को कौन गाइड करेगा, जो झाड़ू पोछा कर रही हैं, किसी के घर की रोटी बना रही हैं, किसी की कोई सेवा कर रही है, ये सेवा ही है, किसी को लगी हुई है, हम कुछ नहीं देते हैं उनको, ठीक है। तो अब उनके बच्चों को कौन गाइड करेगा, उनके बच्चों के लिए भी तो कुछ सोचना ना। वो थी वो मेरे को मिली, क्योंकि वो एरिया ये पीरखो एरिया पड़ता है, वहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग रहते हैं, तो डोमिसाइल भी बना हुआ था। तो मैंने उसकी लड़की की भी कराई थी एडमिशन, उसने कहीं बात की वहाँ पे उसके साथ, तो वो ढूंढते ढूंढते मेरे घर पहुँचे। तो अच्छा, इसमें एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है जो मोटिवेशनल चीज़ है। जिस दिन एक ये फीमेल स्टूडेंट हमारे यहाँ एडमिशन लेती है ना, उसको 5,000 पर मंथ की एक स्कॉलरशिप लग जाती है। 5,000 पर मंथ की। ये तो आपने बायस कर दिया, फीमेल ही क्यों, मेल को नहीं, मेल्स को लिए भी है, बट मैं फिल्म, क्योंकि एक्चुअली AICT की स्कीम है प्रगति, वो इनकरेज करती है J&K फीमेल स्टूडेंट्स को
फॉर द टेक्निकल एजुकेशन के लिए जाएं, क्योंकि आगे जाके लाइफ में सक्सेस हो जाएगा ना उनको, Successful है। ठीक है। तो वो जस्ट सिर्फ 2 मंथ नहीं आती, जून और दिसंबर में, क्योंकि वेकेशंस रहती है, Vacations तो रहती 10 मंथ के लिए मिली तो कितना होगा 50,000। 3 साल का कोर्स हुआ तो कितना मिला उसको 1.5 लाख रुपये। ये हुआ डिप्लोमा लेवल पे, बट मैं हर इन बच्चियों को डिप्लोमा पे नहीं छोड़ूंगा, उनको डिग्री इनको मैं डिग्री करवाऊंगा, वो भी स्कॉलरशिप के थ्रू। तो मैंने इसका नाम रखा हुआ 10 आफ्टर 10th 6 ईयर इंटीग्रेटेड बीटेक प्रोग्राम। तो बीटेक तक लेके जाएंगे। अब सोचो, अब हमारे जो ये काम करने वाली हैं, सफाई करने वाली हैं, बर्तन वाली हैं इधर, ये कैसे सोचेंगे, कब सोचेंगे कि हमारे बच्चे जो है बीटेक, और वो भी इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से करें, ठीक है। अब ये है ना बात में, अब यही बातें जब मैंने उनके साथ उधर की, तो मे भी वो सोचते रहे होंगे कि क्या ये इनका क्या फ़ायदा, क्योंकि लोगों का माइंड सेट ऐसा ना, बोले ये क्यों बोल रहा है, ये हमें क्यों आके बोलेगा कि आओ इधर, क्या फ़ायदा इसका। तो मैंने कहा आप ये ले लो, नहीं होगा तो आई विल पे जस्ट फॉर देट, क्योंकि मेरे को तो पता था स्कीम में इनको मिलने हैं। सो इस शर्त में वो जो कचालू वाले की बेटे की बेटी के साथ साथ दूसरी लड़की भी आई, इसके बाद एक और लड़की आई, जस्ट कि उनको 5,000 रुपये आएगा, बट दे डेवलप पे इंटरेस्ट इन द जर्नी, ठीक है। और उन बच्चियों को अभी तक 1.5 लाख तो मिल गया है, ओके, क्योंकि 50 थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में बच्चियाँ वो, और एक ने जिसने लास्ट ईयर का कंप्लीट कर दिया है, वो आगे बीटेक करने के लिए गोवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में है। उसका बेटे को हम पूरा स्कूल ऑफ मगर इतने बड़े बड़े अदारों में वो बच्चे चले गए। कुछ बच्चे हमारे तो, जो मैंने पहले एक स्टोरी सुनाई है बच्चे के हमारे, जिसको हेयरिंग एड की, उसने तो बिट से जाके की इंजीनियरिंग, क्योंकि लेटर एंट्री के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन होती है, ना कोई CUT देना पड़ता है, ना JEE देना पड़ता है, डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है अगर क्योंकि परसेंटेज बेस के ऊपर। ये लोगों को पता नहीं है। और उस दौरान उस जर्नी में उन बच्चों के, चाहे उधर लड़कियां चाहे लड़के, उनको 7.5 लाख की जो है वो 7.5 और 1.5 कितना हो गया, अप टू 9 लाख तक की स्कॉलरशिप मिलती है। और काफ़ी बच्चियों को हमने अभी तक ये दिलवा भी दी हुई है पकड़ के। अब उनके घर वालों को यकीन है, और अब आहिस्ता ये मैसेज सब में जा रहा है कि ये तरीका अच्छा है पढ़ने का। बिल्कुल। तो जाते जाते हमारे दर्शकों को हमने बड़ी बातें आपकी सुनी और आपने एक वाक्य में सुनाई है, और जो बच्चे मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हैं ना, वो लोग भी अगर गाइडेंस चाहते हैं तो भाटिया सर के पास आ सकते हैं एनी टाइम, एवरी टाइम। मतलब मुझे लगता है कि 24/7 ही इज़ अवेलेबल। तो ये हर बच्चे की हेल्प करते हैं। और अगर आपके घरों में भी जो लोग अभी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो भी स्कॉलरशिप बेसिस पे अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ा सकते हैं, और वो भी खासकर वो बच्चे जो टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये उनकी पूरी सपोर्ट करेंगे। और अगर आप लोग मेरा नाम लेके आओगे तो बिल्कुल उससे ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलने वाली है। तो जाते जाते उन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखो तो जम्मू में नशा मुक्त अभियान ज़रूर चल रहा है, पर फिर भी कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो नशे की ओर जा रहे हैं, नशा फैल रहा है। देखो ना, देखो नीति, दो तीन चीज़ें हम समझो। स्ट्रेस लेवल देखो, फाइनेंशियल स्ट्रेस। बच्चा पढ़ना चाहता है, बच्चा इंटेलिजेंट है, गोल ही नहीं पता उसको। अगर गोल पता है तो वो माँ बाप को बोल ही नहीं सकता यार मेरे को 1-2 लाख रुपए की फीस मैं अफोर्ड करूँ। तो अल्टीमेटली वो किस संगत में घुस जाता है। एक दूसरा, जो पढ़ रहा है, अच्छा वाला पढ़ रहा है, अच्छे वाले कॉलेजेस में जा रहा है, ठीक है, फिर वो घुस रहा है इन चक्रों में। वो क्यों ना, रीज़न क्या है? आगे एम्प्लॉयमेंट की बात, कि उसको पता यार इधर से मैं क्या पढ़ाई करूँ, आगे क्या होगा, ये मगर उसको उस दौरान। तो मैं कहता हूँ राइट फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड, मगर ये नहीं है कि जो इस चीज़ में मगर इन्वॉल्व हो गए हुए हैं या कुछ, उनको हम करेक्ट करें, उनके लिए करना। हम 8th स्टैंडर्ड से ही ऐसे प्रोग्राम स्टार्टअप कर दें। एक तो हर एक बच्चे को पूछा जाए, जो कि मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत कमी है, काउंसलिंग की कमी है, काउंसलिंग की कमी फॉर सेटिंग ऑफ द गोल। उन बच्चों का गोल सेट फ्रॉम द 8th से होना चाहिए, या पता होना चाहिए कि ऐसे नहीं होना चाहिए, फिक्शनल गोल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भी आई है। हाँ, वो आई है, हमने इम्प्लीमेंट तो की है, लेकिन वो भी मतलब लाइक उसके साथ साथ बच्चों की पेरेंट्स के साथ बातचीत, पेरेंट्स का बच्चों को टाइम, एटलीस्ट ना घर में एक बार बैठ के इकट्ठे खाना खाना चाहिए, जिससे बंदा एक दूसरे के साथ। मुझे लगता है कि रात का जो डिनर है वो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ फैमिली को करना चाहिए, सो दैट कि पेरेंट्स भी अगर होल डे बिजी रहते हैं, ब्रेकफास्ट लंच नहीं कर सकते, तो उनको डिनर जरूर साथ करना चाहिए, सो दैट बच्चों के साथ आपको पता चल सके कि बच्चे के दिल में चल क्या रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ। और प्लस उसको बच्चे को जब हम बता देंगे तो बेटा ये पढ़ाई कर रहा है, या बच्चा हमें बताया, फिर हम उसको तरीका बताएंगे, हम ये कर लेंगे, इसके बाद तेरी जॉब लग जाएगी। सो ही विल बी मेंटली सेटिस्फाइड कि मैं एक पाथ ट्रैक फॉलो कर रहा हूँ, तो आई विल बी देयर ऑन अ राइट ट्रैक। ये चीज़ है, यही एक मैसेज है कि उन बच्चों के लिए कि अपने आप को जब उठो तभी सवेरा, मगर हो सकता है इससे। जी बिल्कुल सही में कहा है, जब जागो तभी सवेरा है। तो वही है कि अगर अभी भी आप लोग कहीं पीछे रह चुके हो तो अभी भी समय नहीं निकला है, अभी भी तुम आगे बढ़ सकते हो, और अभी टाइम जो है वो बिल्कुल आपका साथ देगा, पर आपको एक राइट पाथ की ज़रूरत है, राइट गाइड की ज़रूरत है। तो भाटिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपने अपना समय दिया हमें और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी बातें जो सुनाई, और सच्ची में जो ये बात की वो उन बच्चों को भी बेनिफिट आप दिलवाते हो जो बच्चे जो है
इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो मैं चाहूँगी कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और आप और भी जब तक हो सके और बच्चों का लाइफ जो है और सक्सेस दें, उनको सक्सेस की स्टोरीज ऐसे ही शेयर करते रहें। मेरे साथ की हैं और भी लोग आपसे सुनेंगे, तो आप ऐसे ही सक्सेस स्टोरीज जो हैं बच्चों के साथ लाइफ बनाते रहें ताकि वो लोग और ऊंचाइयों को छूते रहें। ऐसे और पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहे हसल एंड फिल्टर के साथ। श्री राधे कृष्ण। थैंक यू सो मच।